नहीं। चलिए जी, तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको एक लॉजिकल फंक्शन बताने जा रहे हैं जिस फंक्शन का नाम है इफ। ये जो फंक्शन है इसका नाम है इफ फंक्शन। इफ फंक्शन जो होता है ये एक तरीके का आपका लॉजिकल फंक्शन होता है। लॉजिकल फंक्शन एक ऐसे फंक्शन होते हैं, खाली इफ ही लॉजिकल फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आता। एक्चुअली तो एक्सेल में और भी बहुत सारे फंक्शंस है, लेकिन एज पर योर सिलेबस आपके फंक्शन सिलेबस में इफ फंक्शन है, तो हम उसके बारे में आपको बता रहे हैं कि ये एक ऐसा लॉजिकल फंक्शन है, या जितने भी लॉजिकल फंक्शंस होते हैं वो कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं और आपका जो आउटपुट होता है वो ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे होता है। क्योंकि यहाँ पर लॉजिकल फंक्शंस कोई कैलकुलेशन करने के लिए नहीं यूज किए जाते। ये सम या एसक्यूआरटी या राउंड फंक्शन की तरह नहीं है कि कुछ वैल्यू को प्रोसेस करे और रिजल्ट दे दे कि हाँ जोड़ने पर इतना आया या एवरेज निकालने पर इतना आया। ये क्या करता है, ये कंपैरिजन करता है, या जो भी आप अपनी कंडीशंस अप्लाई करते हैं उन कंडीशंस को टेस्ट करता है। जब भी कोई कंडीशन टेस्ट होती है तो कंडीशन का टेस्ट का रिजल्ट जो होता है वो ट्रू या फॉल्स के बेसिस पर ही होता है। क्योंकि जब कंडीशन टेस्ट होती है तो या तो कंडीशन होती है ट्रू या कंडीशन होती है फॉल्स। इसीलिए इफ फंक्शन एक लॉजिकल फंक्शन की तरह यहाँ पर काम करता है। साथ ही साथ इसका मेन टास्क क्या है, मतलब ये हमें क्या करने में हेल्प कर रहा है, ये हमें हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। यानी किसी भी चीज का यदि आपको निर्णय लेना है, कोई डिसाइड करना है, तो उस डिसीजन के लिए आप इफ फंक्शन का यूज करते हैं। अब ये डिसीजन कई तरीके से हो सकता है। जैसे हो सकता है आपसे कह दिया जाए कि आपने जो बच्चों का डेटाबेस स्टूडेंट्स का बनाया था मार्क्स का, आप डिसाइड करके बताइए उनके बच्चों का रिजल्ट क्या रहा, बच्चे पास हैं कि फेल हैं। हो सकता है आपने प्रोडक्ट्स की लिस्ट बना के रखी हो जिसमें आपने प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस डाल रखा है, और आपसे पूछा जाए कि एक लिस्ट उसी के आगे एक कॉलम और बनाइए और बताइए कि कौन से प्रोडक्ट को सेल करके हमें प्रॉफिट हुआ, कौन से प्रोडक्ट को सेल करके हमें लॉस हुआ। तो ऐसे कोई भी चीज हो सकती है जहां पर आपको डिसाइड करना है। तो डिसाइड मतलब निर्णय लेना है, तो निर्णय के लिए कम से कम एक कंडीशन तो होनी ही चाहिए हमारे पास। और कभी कभी निर्णय लेने के लिए सेट ऑफ कंडीशंस भी होते हैं। ये कंडीशंस हमारे क्राइटेरिया कहलाते हैं, और इन क्राइटेरिया या सेट ऑफ क्राइटेरियाज को हम इवेलुएट करते हैं और इवेल्युएशन के बेसिस पे अपने रिजल्ट्स का प्रेडिक्शन करते हैं या अपने डिसीजन लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस फंक्शन को लिखने का तरीका क्या है। इफ फंक्शन को लिखने के लिए आप कैसे लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं इज इक्वल टू इफ, फिर आप यहाँ पर इसके अंदर लिखते हैं लॉजिकल टेस्ट, फिर एक कॉमा सेपरेटर लगाते हैं, फिर लिखते हैं वैल्यू इफ ट्रू, फिर कॉमा सेपरेटर लगाते हैं और फिर लिखते हैं वैल्यू इफ फॉल्स। ये इस फंक्शन को लिखने का तरीका होता है। यहाँ पर जो पहली आर्ग्यूमेंट है, तीन चीजें हम लिखते हैं जिसमें पहली आर्ग्यूमेंट है हमारा लॉजिकल टेस्ट। ये लॉजिकल टेस्ट जो होता है यही हमारा क्राइटेरिया होता है। लॉजिकल टेस्ट वो क्राइटेरिया है जिसे हमारा फंक्शन इवेलुएट करता है। इफ फंक्शन सबसे पहले इस टेस्ट को इवेलुएट करता है, कंडीशन को इवेलुएट करता है, और जैसे ही कंडीशन इवेलुएट होती है या हमारा ये क्राइटेरिया इवेलुएट होता है, तो उसके बाद में उसी के बेसिस पर हम कहते हैं अगर कंडीशन ट्रू है तो ये कीजिए। वैल्यू इफ ट्रू का मतलब कि यहाँ पर क्या हो, यदि कंडीशन ट्रू है तो क्या हो, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो जाहिर सी बात है फॉल्स होगी। तो फॉल्स है तो क्या हो वो हम यहाँ लिखते हैं और सबको सेपरेट कर देते हैं कॉमा से। तो ये तो तरीका होता है लिखने का, ठीक है। अब कैसे हम इसे यूज करते हैं, हम इसके लिए कुछ दो चार एग्जाम्पल्स देखेंगे। अभी देखिए, आप लोगों ने स्टूडेंट्स का डेटाबेस एक बनाया था, सभी ने आप लोगों को बोला था कि ऐसा कुछ अपना स्टूडेंट्स का आप डेटाबेस बनाइए जिसमें कि आपने बच्चों से उनके 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स ये देखिए निकाले थे। ये कंटेंट हमारे पास पड़ा हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पर 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स टाइप किए थे आपने, टोटल मार्क्स उन्हें कितने मिले वो टाइप किए, वो कैलकुलेट किए थे, और उनकी परसेंटेज क्या आई है वो आपने यहाँ पर कैलकुलेट करके बताया था। अब यदि आपसे यही कह दिया जाए कि यहीं पर इसके आगे एक कॉलम रिजल्ट का भी बना दीजिए, और रिजल्ट के कॉलम में आपको लिखना क्या है, कुछ नहीं, आपको सिर्फ लिखना है कि स्टूडेंट पास है या फेल है। अब पास है या फेल है, यदि ये चीज आपको लिखनी है तो इसके लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो बच्चा पास है वो कितने परसेंटेज वाला बच्चा पास होगा और कितने परसेंट वाला बच्चा फेल होगा। ये तो जाहिर सी बात है कि आप ही को पता होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या ऐसा करेंगे, कौन सा ऐसा मतलब लॉजिक अप्लाई करेंगे कि बिना मेहनत किए आप ये काम आराम से कर सकते हैं,
बिना किसी एफर्ट के और बिना कोई खास टाइम वेस्ट किए हुए। तो यदि ऐसा आपको करना है तो ये करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक दो बच्चों के मार्क्स यहाँ जानबूझ करके हम कर रहे हैं कम। ठीक है, यहाँ पर हमने कहा। अब आपसे कहा गया कि निकाल दीजिए यहाँ पर कौन सा बच्चा पास है। जो बच्चा पास है उसके आगे लिख दीजिए पास, और जो बच्चा फेल है उसके आगे लिख दीजिए फेल। तो आप यही पूछेंगे कि पासिंग परसेंट कितना है, कितने परसेंट पे बच्चा पास हो रहा है। तो अगर आपसे कह दिया कि बच्चे के परसेंटेज अगर 50% है, कम से कम 50% होने चाहिए पास होने के लिए, 50% मार्क्स चाहिए, तो जिस बच्चे के परसेंटेज की वैल्यू आप चेक करेंगे और जिस बच्चे के परसेंटेज की वैल्यू 50 तक है तो उस बच्चे को तो आप कहेंगे कि ये बच्चा पास हो गया है। लेकिन जिस बच्चे की परसेंटेज की वैल्यू जो है 50% से कम है, भले ही उसकी परसेंटेज 49.99 ही क्यों ना हो, वो बच्चा फेल है। तो आप वैसे क्या करेंगे, नॉर्मली अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आप कहेंगे कि इसके, तो अब आप यहाँ कंपेयर करते जा रहे हैं, ये परसेंटेज है तो ये पास है, फिर ये भी पास है, ये भी पास है, ये भी पास है, ये क्या है, फेल है। ऐसे टाइप करते जाएंगे, बार बार देखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, देखते जाएंगे, लिखते जाएंगे। ये चीज आप ऐसे करते जाएंगे। वैसे तो ये भी कोई तरीका गलत नहीं है, लेकिन आपको खुद ही पता है कि अगर ये काम आप करने बैठ गए तो 1000 बच्चों का डेटा अगर आप बना रहे हैं तो आप 1000 बार ये काम कर रहे होंगे। दैट नॉट ओनली विल किल योर लॉट ऑफ टाइम बट ऑल्सो विल मेक योर वर्क वेरी बोरिंग एंड इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ बर्डन ऑन यू। काम करने से पहले ही आपको थकान महसूस होने लगी कि भैया ये क्या करना है, बार बार पास फेल छांट के ही लिखना है। ज्यादातर तो पास ही होते हैं, कहीं इक्का दुक्का कोई बच्चा फेल भी हो जाता है। तो आप चाहते हैं कि काम इतने बोरिंग तरीके से, इतने बर्डन के साथ ना हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैनर में हो। तो एक्चुअली आपको करना क्या था भाई, आपको यही तो देख के बताना था कि जिस बच्चे की परसेंटेज 50% या उससे ज्यादा है वो बच्चा पास है, और नहीं तो फेल है। नहीं तो मतलब बच्चे की परसेंटेज कितनी होगी, 50 से कम होगी। तो यही चीज जो हम अभी बोल रहे हैं, इसको अगर हम फंक्शन के थ्रू लिखें, क्योंकि ये काम करने के लिए ही हम इफ फंक्शन का यूज करेंगे, तो इस चीज को अगर हम फंक्शन की हेल्प से लिखते हैं तो कैसे लिखा जाता है, हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू इफ। सबसे पहले हमें अपना इफ फंक्शन लगाना है, हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और अब हम अपनी कंडीशन अप्लाई करेंगे। हमारी कंडीशन क्या है कि इस सेल में लिखी हुई वैल्यू अगर बड़ी है या बराबर है 50% की, ये कहना चाहते हैं। तो इस सेल को पहले हम सिलेक्ट करेंगे, और सेल को सिलेक्ट करने पर देखिए यहाँ पर इतना दिखा रहा है वो डेटा, वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये डेटा हम पूरा नाम वाम दे चुके हैं इसलिए। खैर, तो यहाँ पर अगर इस सेल का ये पूरा आप फिल्टर विल्टर किए थे इसलिए दिख रहा है, अगर ये डेटा बिल्कुल सिंपल होता तो नहीं दिखता, फिर आपको सिर्फ सेल का एड्रेस दिखता। पर अगर ये इतना भी दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। अगर इस सेल की वैल्यू बड़ी है तो बड़ी है के लिए कौन सा सिंबल लगाएंगे, ग्रेटर देन। बराबर है के लिए इज इक्वल टू। आपको याद होगा हमने आपको ऑपरेटर्स बताए थे, तो वहां पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू कहा था, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू इस तरह लगाएंगे, कोई स्पेस देने की कहीं भी जरूरत नहीं है। किससे, ये हमें अपने हाथ से टाइप करना पड़ेगा, 50%, ऐसे साइन भी देना पड़ेगा परसेंटेज का, क्योंकि ये वैल्यू हमारी यहाँ परसेंटेज के साथ है। तो जो फॉर्मेट यहाँ है वही फॉर्मेट हम यहाँ अप्लाई करेंगे। ये तो हमने अपना कंडीशन लगा दी, अब क्या लगाएंगे, कॉमा। अब अगर ये बात सच है, मतलब अगर सेल की वैल्यू 50% से बड़ी है या बराबर है, तो हमें क्या लिखना है, पास। हमें एक मैसेज लिखना है सेल के अंदर, तो लिखने के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क्स का यूज करेंगे। शिफ्ट के साथ हम डबल कोट्स लगाएंगे, जो लिखना है वो लिखेंगे, डबल कोट्स को क्लोज करेंगे और फिर लगाएंगे कॉमा, और फिर क्या कहेंगे, नहीं तो क्या लिखिए, फेल। डबल कोट्स में फेल लिखा और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। ये देखिए अपने आप जहां जहां बच्चा पास था खुद ही बच्चा पास हो गया, अगर कहीं फेल था तो खुद ही उसने चेक किया और देखिए स्टूडेंट को फेल डिक्लेयर कर दिया।
कोई आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आपके लिए 1 मिनट से भी कम समय लगेगा। अगर आपको ड्रैग भी करना पड़ता है, ये तो यहाँ पे इसलिए हो गया अपने आप क्योंकि इस पूरे के पूरे एरिया को हम फॉर्मेट कर चुके थे, फॉर्मेट एज टेबल के थ्रू, इसलिए वो दिखा रहा था। मान लीजिए अगर नहीं भी दिखाता तो भी आप एक सेल में अपना फंक्शन अप्लाई करते और फिर इसी फंक्शन को ड्रैग कर देते, तो सब जगह पर आप देखेंगे कि आपका जो रिजल्ट है, जो भी अकॉर्डिंगली आप वैल्यू देना चाहते हैं, वो वैल्यू आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो पास डिक्लेयर कर दिया या फेल डिक्लेयर कर दिया, इसका आपने सिर्फ डिसीजन ले लिया कि बच्चा पास है या फेल है, और बस उस डिसीजन के बेसिस पर आपने अपना काम कर लिया। तो एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पर हम क्या रहे हैं भाई, हम तो सीधे सीधे सिर्फ यही कह रहे हैं ना कि अगर परसेंटेज 50 या उससे बड़ी है तो पास, नहीं तो फेल। और यही चीज को हमने इस फंक्शन में कहा है कि यदि इस सेल में लिखी हुई वैल्यू बड़ी है या बराबर है इससे, तो क्या लिख दीजिए ये, नहीं तो क्या लिख दीजिए ये। इस तरह से आप पास फेल को डिक्लेयर कर सकते हैं। अभी हम इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ से पूरी रिमूव कर देते हैं, या इस पूरे डेटा को हम ले लेते हैं, कॉपी करते हैं, एक नई शीट में हम यहाँ इंसर्ट पेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं फॉर्मेट ना आए, बस पेस्ट वैल्यूज करा दीजिए। इज इक्वल टू इफ, अब ये देखिए आप ऐसे देखेंगे इसको, वहां फॉर्मेट किया हुआ था ना, फॉर्मेट एज टेबल इसलिए दिखा रहा था। अब यहाँ पर केवल देखिए सेल को सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो सेल का एड्रेस दिखा दे रहा है K2। तो अगर इस सेल में लिखी हुई वैल्यू बड़ी है या बराबर है किसके, 50% के, तो क्या लिख दीजिए पास, नहीं तो क्या लिख दीजिए फेल। ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर कीजिए, और एंटर करते ही देखिए यहाँ आया। और अब आप इसे ड्रैग करिए पूरे के पूरे एरिया पर, तो जहां तक भी आप इसे ड्रैग करेंगे आप देखेंगे कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। जहां पर बच्चा फेल है वहां फेल ही है। अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ तो फेल है जबकि बच्चे की परसेंटेज तो 50% दिखा रहा है, तो क्यों दिखा रहा है वहां पर पास क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि ये वैल्यू अभी राउंड होके नहीं आई है, मतलब ये राउंडेड वैल्यूज दिखा रहा है। जबकि आपको ये वैल्यू कैसी है, परसेंटेज में आपको कैसा चाहिए होता है, परसेंटेज में हमेशा आपको डेसिमल के बाद कम से कम 2 प्लेसेस तक तो जाना ही होता है। तो जैसे ही हम इसे डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक लाएंगे तो अपने आप ही हमारी वैल्यू जो है वो अनराउंड हो जाएंगी, और फिर देखिए आप सही आउटपुट आपको मिलने लगेगा। तो यहाँ से हम डेसिमल प्लेसेस इंक्रीज कर रहे हैं, और अब देखिए जहां भी बच्चा था, ये देखिए 49.80, तो राउंड होने पे 49.80 जो है वो 50% बन गया था, इसलिए वो दिखा रहा था कि बच्चा पास है। तो इसको जो है आप, हाँ बताइए आंचल, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है आंचल आपको? आंचल आपका कोई क्वेश्चन है? मैम इफ एल्स फंक्शन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं? इफ एल्स फंक्शन, इफ एल्स यस मैम। कौन सा फंक्शन होता है? मैम एल्स इफ करके। आप इसका मतलब आप बात कर रही हैं प्रोग्रामिंग की, मतलब आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी, वहां पर आपने देखा होगा इफ यस मैम, और, सी लैंग्वेज। हाँ देखिए वो चीज आप लैंग्वेज में कर सकते हैं, माने आप सी है, C++ है, जावा है, पाइथन है, आर है, या और कोई भी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप ये चीज कर सकते हैं। लैंग्वेज यहाँ पे नहीं है, आप प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हैं, ये एक बना बनाया टास्क है, बना बनाया फंक्शन है, इसको ऐसे ही यूज कर सकते हैं। पर एक्चुअली क्या कह रही है, यहाँ भी तो इफ एल्स ही है। इफ में आपने कंडीशन लगाई कि यदि ये बात सच है तो क्या कीजिए, दिस एल्स दिस, है ना, है ये इफ एल्स ही, लेकिन यहाँ पर आप इफ एल्स वैसे नहीं लिखते जैसे आप प्रोग्रामिंग में लिखते हैं, यहाँ पर आपको इसे ऐसे ही लिखना होता है। ओके मैम। अब इसको जो है आप लोग प्लीज एक बार जरा सा स्क्रीनशॉट इस एरिया का ले लीजिए, ताकि आप लोगों को फंक्शन लिखना आ जाए कि कैसे लिखा जाता है। और फिर हम आपको इसके आगे की चीजें बताते हैं। ले लिया सबने? यस मैम।
ठीक है, तो ये तो हो गया, आपने ये तो सिर्फ पास फेल डिक्लेयर किया और काम अपना कर लिया। हालांकि अब आप बताइए कितनी ही जगह पर ऐसा होता है कि आपको बताया जाता है आप पास हुए हो या आप फेल हुए हो। आज की डेट में कोई फेल होता ही नहीं है, आज की डेट में तो सब पास ही होते हैं। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि पास फेल तो निकाल दिया ठीक है, लेकिन आपको निकालनी है ग्रेड्स, जो कि आपके ट्रिपल सी या ओ लेवल या इस तरह के एग्जाम्स में ग्रेड्स बनती हैं, परसेंटेज के बेसिस पर ही बनती है लेकिन ग्रेड्स बनती हैं। तो अगर आपको ग्रेड्स निकालनी पड़े तो भी आप इफ कंडीशन का, इफ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। लेकिन कैसे, ये भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। पहले हम सिंपल इफ के एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं। ये तो आपने देखा कि बच्चों के परसेंटेज को आपने कंपेयर किया और कंपैरिजन के बेसिस पर आपने बच्चों के लिए रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए। अभी मान लीजिए यहाँ पर हम आपको दिखा दें कि कुछ प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनी है। मान लीजिए कुछ प्रोडक्ट्स के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, और यहाँ पर उन प्रोडक्ट्स का कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ है। कॉस्ट प्राइस का मतलब कितने में वो खरीदे गए, और सेलिंग प्राइस मतलब कितने में वो बेचे गए। कोई भी शॉपकीपर है, चाहे वो मेडिकल स्टोर हो, सुपरमार्केट हो, बिग बाजार जैसे सुपर स्टोर हो, कुछ भी हो, इजी डे हो, इस तरह के जो भी सुपरमार्केट्स होते हैं, वहां पर चीजों को बेचा जाता है, लेकिन बेचने से पहले वो खरीदी भी तो जाती हैं। तो हिसाब लगाया जाता है कि भाई हमने खरीदा कितने का था और हम उन्हें बेच कितने में दिया। क्योंकि जब हम ये देखते हैं कि हमें देख चेक करना होता है कि हमें किसी प्रोडक्ट को बेचने पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, तब हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि कितने में वो खरीदे गए और कितने में वो बेचे गए। क्योंकि जिस प्रोडक्ट को बेचने में हमें लॉस हो रहा है वो प्रोडक्ट हम आगे नहीं लेंगे, पर पहले पता तो चले कि प्रॉफिट किससे बेचने पे हो रहा है और लॉस किसको बेचने पे हो रहा है। तो मान लीजिए ऐसे ही हमने एक टेबल बनाई हुई थी जहां पर हमने प्रोडक्ट्स की लिस्ट पहले से बना के रखी हुई थी, और हमने कहा कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों डाले थे। जैसे बहुत छोटी छोटी वैल्यू डाल रहे हैं, हमने ये 100 रुपीज का खरीदा था, ये हमारा 250 रुपीज का खरीदा गया था, ये हमारा 300 रुपीज का था, ये 675 रुपीज का था, ये 525 रुपीज का था, और ये हमारा 400 रुपीज का कोई प्रोडक्ट था। इतने इतने रुपए में ये चीजें खरीदी गई थी। अब बेची कितने में गई, ये बेचा गया 250 में, ये बेचा गया 325 रुपीज में, ये बेचा गया हमारा 410 रुपीज में, ये बेचा गया हमारा 500 रुपीज में, ये बेचा गया हमारा 570 रुपीज में, और ये बेचा गया हमारा 375 रुपीज में। तो ये लिस्ट हमारे पास पहले से हमने बना के रखी थी, कितने का खरीदा गया, कितने का बेचा गया। अब हमसे कहा गया सिर्फ आप ये निकालिए कि प्रोडक्ट को बेचने के बाद आज आप अगर ये देखना चाहें कि इस प्रोडक्ट को बेच के आपको कितना प्रॉफिट हुआ, मतलब कितना नहीं, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये निकालना है। तो एक बार इसके लिए भी आपको इफ फंक्शन की ही मदद लेनी पड़ेगी। अब आप में से कोई बताए कि यदि किसी चीज का प्रॉफिट या लॉस आपको देखना होता है, तो बेसिकली आप क्या देखना चाहते हैं, मतलब कैसे आप ये निकाल पाते हैं कि किस प्रोडक्ट को बेच के हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। प्राइस, सेल प्राइस। हाँ, फिर से बताइए रंजीत, क्या कह रहे हैं। मैम कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस, कोई हाँ चीज कितने में खरीदी गई है, कितने में सेल हुई है। हाँ, तो कैसे देखेंगे, मतलब ये तो हमने लिख ही लिया कितने में खरीदी गई कितने में सेल हुई, लेकिन देखेंगे क्या इसमें हम। मैम 250 की कोई सामान अगर पड़ रही है हमको, हम्म अगर 325 में अगर बेच रहे हैं तो सीधे से 25 रुपीज की प्रॉफिट हो रही है। अगर कोई चीज कम ज्यादा में खरीद रहे हैं, कम में बेच रहे हैं, चाहे वो 10 रुपए कम हो, हम्म 10 रुपए की लॉस होगी हमारी। आप क्या बता रही हैं प्रिया, आप बताइए। मैम परसेंट निकाल के होता है। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकाल सकते हैं। यस मैम। और कोई बता सकता है। एम प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट वो तो क्या नाम है, डिफरेंस करके ही तो किया जाता है, चाहे परसेंट हो या परसेंट। तो पहले यही निकालना होता है कि कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो रहा है। श्री नारायण, आप बताओ, आपको ये चीज समझ में आई क्या कहा जा रहा है। जी मैम। हाँ बताओ, कोई चीज अगर आपने खरीदी है या आप बेच रहे हो, आपकी एक दुकान है, तो आप ये देखना चाहते हो कि किस चीज को बेच करके प्रॉफिट मिला, फायदा हुआ, किस चीज को बेच के नुकसान हुआ। तो ये कैसे निकालते हैं। आपने 10 रुपए का पेन खरीदा, ठीक है,
और रंजीव ने आपसे कहा कि भाई मेरे पास पेन नहीं है, जरा मुझे पेन दे दो, तो आपने कहा ठीक है मैं पेन दे दूंगा लेकिन 20 यस रुपए का दूंगा। तो आपने उन्हें 20 रुपए का पेन बेच दिया, तो आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ? फायदा हुआ। फायदा हुआ। और वही 10 रुपए का खरीदा हुआ पेन अगर रंजीव कहते भाई 20 रुपए तो नहीं देंगे, हम 5 रुपए देंगे, अगर आपने उनको बेच दिया होता तब आपको फायदा होता कि नुकसान होता? नुकसान होगा मैम। नुकसान हो गया। तो बस जो आप बोल रहे हो वही आपको यहाँ पर करना है। क्या करना है कि आप, ये तो सही कहा इन्होंने, रंजीव ने, कि भाई कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस को देखेंगे, लेकिन क्या कंपेयर करेंगे? ये कंपेयर करेंगे कि यदि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो क्या हो गया? प्रॉफिट, नहीं तो क्या हो गया? लॉस, लॉस। है ना, क्योंकि सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस जिसमें बेचा गया। तो बस इतना सा सीधा सीधा कहिए कि यदि सेलिंग प्राइस की वैल्यू कॉस्ट प्राइस की वैल्यू से ज्यादा है तो प्रॉफिट, नहीं तो लॉस। या फिर यही बात और कैसे कह सकते हैं कि यदि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू सेलिंग प्राइस से कम है तो प्रॉफिट, नहीं तो लॉस। दोनों में से कोई भी तरीका अपनाइए, फंक्शन आपको इफ कहना ही पड़ेगा, क्योंकि जब हम यदि वाली बात कहते हैं तो इफ फंक्शन के बिना काम होता ही नहीं है। तो सबसे पहले हमने कहा इफ, हमने कहा यदि इस सेल में लिखी हुई वैल्यू, अब वो 250 हो, 2500 हो, 2.5 लाख हो, हमें इससे मतलब नहीं, जो कुछ भी यहाँ लिखा है यदि वो बड़ा है किससे? इससे, जो कॉस्ट प्राइस में लिखी गई वैल्यू है, तो क्या दे दीजिए? तो लिख दीजिए प्रॉफिट, नहीं तो क्या लिख दीजिए? नहीं तो लिख दीजिए लॉस। ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर कीजिए और देखिए आपकी पूरी लिस्ट बन के आ जाएगी। कहाँ प्रॉफिट हुआ, कहाँ लॉस हुआ, वो आपको एक बार में ही बता देगा। क्लियर है सबको? मैम कोई ऐसा जिसे डाउट हो, जो भी जिसे समझ में ना हो बताइए, ना आया हो बताइए। रघुवेंद्र आपको समझ में आ गया? मैम फिर से बताइए। देखिए किसी भी चीज को सेल करने पर हम ये देखते हैं कि प्रॉफिट हुआ या लॉस इस बेसिस पर कि हमने उसे खरीदा कितने में था और उसे हमने बेचा कितने में। अगर खरीदा हुआ जो वैल्यू होती है उसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं और जितने में बेचा उसे हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो अगर खरीदी हुई वैल्यू सेल ये है और बेची हुई वैल्यू उससे छोटी है तो क्या हो गया? भैया आपने कोई चीज अगर 100 रुपए की खरीदी है और उसे 250 में बेचा है, यानी बेची हुई वैल्यू बड़ी है, तो क्या हुआ? आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ ना। तो बस यही चीज कहनी है कि अगर अब इफ सेलिंग प्राइस, हम सेलिंग प्राइस कंपेयर करें तो सेलिंग प्राइस कहाँ लिखा है? यही तो लिखा है इसी सेल में। अगर इस सेल में लिखी वैल्यू बड़ी है, बड़ी है के लिए क्या कह दिया? ग्रेटर देन। किससे बड़ी है? कॉस्ट प्राइस से, जितने में खरीदी गई थी उससे। तो क्या लिखिए? तो इस सेल में लिख दीजिएगा प्रॉफिट, नहीं तो क्या लिखिएगा? लॉस। एंटर करिए और अब ड्रैग कर दीजिए जहां तक है, तो देखिए बताएगा 100 रुपए की खरीदी थी, 250 की बेची तो प्रॉफिट हो गया। 250 की खरीदी थी, 325 की खरीद बेची तो भी प्रॉफिट हुआ। 300 की खरीदी, 410 की बेची तो भी प्रॉफिट हुआ। 675 की खरीदी मगर 500 में बेची तो क्या हो गया? लॉस, है ना। अब देखिए अगर मान लीजिए यहाँ 250 में खरीदी थी, अभी सेलिंग प्राइस लिखा है 325, अभी इसको 125 करके एंटर कर दीजिए, देखिए अपने आप ये लॉस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको? तो यहाँ पर ये देख रहे थे कि अगर सेलिंग प्राइस की वैल्यू इस सेल में लिखी वैल्यू बड़ी है इससे तो प्रॉफिट, नहीं तो लॉस। क्लियर है सबको? इसी तरह से मान लीजिए अगर यहाँ पर हम किसी यूनिवर्सिटी की एडमिशन लिस्ट निकाल रहे होते, ठीक है, एडमिशन लिस्ट में हमने क्या एग्जाम लिया था और एग्जाम में बच्चों की परसेंटेज आई थी और यहीं से कुछ परसेंटेज कॉपी कर लेते हैं, हम क्यों मेहनत करेंगे। ये बच्चों की परसेंटेज है, बच्चों के नाम भी लिखे हो सकते हैं। और अब हम यहाँ पे बताना चाहते हैं कि किन किन बच्चों का एडमिशन हुआ, एडमिटेड और नॉट एडमिटेड। यानी आपसे कहा गया कि जो बच्चों की परसेंटेज है उसके बेसिस पर उनका लिस्ट तैयार करिए कि किन बच्चों का एडमिशन हुआ, किन का नहीं हुआ, और यही लिस्ट जो है प्रिंट आउट निकाल के नोटिस बोर्ड पे लगा दीजिएगा
कल बच्चे देखने आएंगे, समझ जाएंगे कि कौन कौन एडमिशन हुआ है, वो फिर एडमिशन का प्रोसीजर करेंगे, जिनका एडमिशन नहीं हुआ वो दोबारा तैयारी करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यहाँ बताना है कि बच्चे का एडमिशन हुआ या नहीं। तो जाहिर सी बात है आप पूछेंगे कि एडमिशन के लिए क्या क्राइटेरिया है, किस बच्चे का हम माने कि एडमिशन हो गया। तो अगर आपसे कह दिया गया कि बच्चे की परसेंटेज अगर 75% से अधिक है, 75 से ज्यादा, या 75 भी है तो भी चलेगा, तो उसका एडमिशन हो गया। लेकिन जिन बच्चों की परसेंटेज 74% से कम है, फिर चाहे वो 73.99% ही क्यों ना हो, पर बच्चे की परसेंटेज यदि 74.99 ही क्यों ना हो, बच्चे की परसेंटेज यदि 75% से कम है तो उसका एडमिशन नहीं होगा। तो बस आप उस एडमिशन के लिए अपनी जो परसेंटेज वाली वैल्यू उसी की तुलना करेंगे। और कैसे करेंगे, आप कहेंगे यदि परसेंटेज वाली सेल में लिखी वैल्यू बड़ी है या बराबर है, अब की बार बराबर भी देना है साथ में, किसके, 75.00%, बिल्कुल यही फॉर्मेट ले लेते हैं। तो बड़ी वाली वैल्यू भी आएगी क्राइटेरिया में और बराबर वाली भी आएगी। तो अगर ऐसा है तो उसके आगे क्या लिख दीजिए, आपका एडमिशन हो गया, एडमिशन एडमिटेड लिख दिया। और नहीं तो क्या लिखिए, नॉट एडमिटेड लिखिए, या मान लीजिए लिख दिया सॉरी, वो तो आपकी मर्जी, आपको क्या लिखना है, सॉरी ट्राई अगेन, और डबल कोट्स क्लोज करके एंटर करिए। और अब आप इसको ड्रैग कर दीजिए। आपको हर बच्चे के लिए कंपेयर करने की जरूरत नहीं कि अच्छा इतनी परसेंटेज है चलो एडमिटेड है, कम है नहीं वही नहीं हुआ, इतनी है हो गया। तो देखिए यहाँ पर किसी भी बच्चे की परसेंटेज, अब हम अगर इस बच्चे की परसेंटेज 75 भी कर देते हैं तो भी देखिए एडमिटेड है। क्यों, क्योंकि उसकी परसेंटेज 75% से बड़ी तो नहीं है पर बराबर है। पर अगर इसी बच्चे की परसेंटेज हम 74.99 कर दें तो देखिए ये क्या हो जाएगा, इसका एडमिशन नहीं होगा। तो इस तरह से किसी भी बात का निर्णय लिया जा सकता है, चाहे वो एडमिशन देना हो, नहीं देना है, या प्रॉफिट लॉस है, या और भी बहुत सी चीजें हैं, और भी बहुत कुछ हो सकता है जिनके बेसिस पर, जैसे आपने पास फेल डिक्लेयर किया, प्रॉफिट लॉस डिक्लेयर किया, आप एम्प्लॉयज के लिए भी डिक्लेयर कर सकते हैं कि अभी बताती हूँ एम्प्लॉयज के लिए कैसे आप ले सकते हैं। तो ऐसे कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। आप लोगों को याद होगा हमने एक एम्प्लॉयज का भी डेटाबेस आप लोगों को बनवाया था, जो शायद यहाँ पर इस वर्कबुक में बना हुआ भी है हमारे पास, देख लेते हैं यहाँ पे। ये वाला देखिए डेटाबेस है, तो इसमें एक कॉलम हमने छुट्टियों का बनवाया था, ठीक है। अब छुट्टियों का यही कॉलम हम यहाँ से ले लेते हैं, थोड़ी सी वैल्यू, हम एक मंथ की वैल्यू यहाँ से कॉपी कर ले रहे हैं, ये ले लिया, और यहाँ से हमने नाम ले लिया, कॉपी कर रहे हैं और जा रहे हैं अपनी उसी शीट में जहां पर हमने अभी कैलकुलेशंस किए। अब यहाँ पर यही डेटा हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। आपसे कहा गया कि एम्प्लॉयज की जो छुट्टियां हैं उनके बेसिस पर आप उनको यहाँ पर रिमार्क दे दीजिए। और कहा क्या रिमार्क देना है, तो कहा गया कि अगर किसी ने 2 से ज्यादा छुट्टियां ली हैं, एक छुट्टी 2 छुट्टी तो चलता है, लेकिन अगर किसी ने 2 से ज्यादा छुट्टियां ली हैं तो आप उसको जो है कोई रिमार्क दीजिए। तो हमने कहा कि अगर 2 से कम ली है तो हम कह देंगे, लिख दीजिए ग्रेट जॉब, कीप इट अप, कुछ भी। तो वही, अगर इस सेल में लिखी वैल्यू बड़ी है किससे, 2 से, तो क्या लिखिए, तो हमने मान लीजिए लिख दिया यहाँ पर सैलरी कुछ भी लिख दीजिए, मान लीजिए लिख दिया सैलरी नहीं मिलेगी या सैलरी कटेगी। नहीं तो क्या लिखिए, नहीं तो लिखिए ग्रेट जॉब, या आप लिख दीजिए इनको जो है बोनस मिलेगा। तो बस, अब जिसने छुट्टियां 2 से ज्यादा ली हैं, ये देखिए 5 ली है सैलरी कटेगी, 7 ली है सैलरी कटेगी, 3 ली है सैलरी कटेगी, लेकिन 0, 1 या 2 तक ली है तो क्या मिलेगा, बोनस।
मतलब कोई भी निर्णय आपको लेना हो किसी भी तरह का, आप अपने इस इफ फंक्शन के बेसिस पर किसी भी तरह का निर्णय ले सकते हैं। और यही नाम अगर एम्प्लॉयज के कॉपी कर रहे हैं, दोबारा से यहाँ पेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर हम उन लोगों की सेल लिख रहे हैं, 5 फिगर में हम कुछ भी सेल लिख दे रहे हैं। अब हमने कहा कि यहाँ पर स्टार दीजिए, स्टार दीजिए बच्चों को, एम्प्लॉयज को। तो हमने कहा जिन लोगों ने सेल की है 20,000 से ज्यादा, 20,000 से ज्यादा जिसने सेल की है उसको यहाँ लिख दीजिए स्टार एम्प्लॉय, और जिसने 20,000 से कम सेल किया उसके में कुछ मत लिखिए, वो सेल खाली छोड़ दीजिए। तो फिर अगर यहाँ पर लिखी वैल्यू बड़ी है या बराबर नहीं, बड़ी है किससे, 20,000 से, तो क्या दे दीजिए, तो लिख दीजिए स्टार एम्प्लॉय। नहीं तो कुछ मत लिखिए, तो कुछ मत लिखिए के लिए ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे, कॉमा भी लगाएंगे, डबल कोट्स भी लगाएंगे, लेकिन कुछ ना लिख करके उन्हें ब्लैंक छोड़ देंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। और देखिए, तो जिन जिन लोगों ने 20,000 या उससे कम सेल किया उनके आगे कुछ नहीं लिखा है, लेकिन जिन्होंने 20,000 से ज्यादा सेल किया, अगर किसने ने 20,001 की भी सेल की है तो भी वो स्टार एम्प्लॉय है, लेकिन अगर किसी ने 19,999 की भी सेल की है तो वो आपका स्टार एम्प्लॉय नहीं रहा। तो इस तरह से देखिए फंक्शन अपने आप इवेल्युएट करता है, बस आपको काम करना आना चाहिए। लास्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर आपको यहाँ पे कुछ नंबर दे दिए जाए लिख करके, कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पर कुछ भी हमने वैल्यूज ले ली, ठीक है। अब हमसे ये कहा गया कि ये बताइए इनमें से कौन सी सेल इवन है और कौन सी सेल ऑड है। आप में से कितने लोग जानते हैं इवन और ऑड वैल्यूज क्या होती हैं? कौन कौन जानता है इवन क्या होता है और ऑड क्या होता है? मैम जो 2 से डिवाइड होता है वो इवन होता है, वेरी गुड, तो ये तो सभी को और पता जो है। उससे होता है या उससे वो ऑड होता है। हाँ, जो भी वैल्यू 2 से डिवाइड हो जाती है वो वैल्यू इवन होती है, और जो 2 से डिवाइड नहीं होती है वो ऑड होती है। हिंदी में इवन को सम और ऑड को विषम कहते हैं, है ना। तो आपको सम या विषम लिखना है। अब 5 क्या है, 5 इवन है कि ऑड है? मैम ऑड है। ऑड है, क्योंकि 5 पूरा पूरा 2 से नहीं कटता। लेकिन अगर ऐसे लिखने बैठ गए तब तो भाई बहुत टाइम लगेगा, ये तो भी थोड़ी सी वैल्यू है, हो सकता है बहुत लंबी लिस्ट होती। तो क्या हम ऐसे हर बार ये करेंगे कि ये तो ऑड है भाई, ये इवन है ना, फिर ये भी इवन है, ऐसे तो हमें बहुत समय लगने वाला है लिखने में। तो हम चाहते हैं कि निर्णय ही तो लेना है, यही तो बताना है कि इवन है या ऑड है। तो इसके लिए भी आप इफ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे बताइए, आप में से कौन बता सकता है? क्या कहेंगे? इफ बताइए प्रीति, आप If number is divisible by 2, then it is even number, or otherwise it is odd number, ma'am. बिल्कुल सही है कि if the number is divisible by 2 then it will said to be even, otherwise it is an odd number. अगर Yes, नंबर 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो इवन, नहीं तो ऑड। लेकिन ये लिखा कैसे जाएगा कि वो 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं? मैम जिस नंबर का हमको निकालना है वो नंबर लिख करके उस मैम डिवाइडेड बाय 2 दिखाएंगे, उसके बाद वो कंडीशन लगाएंगे if। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि पहले हम एक कॉलम में 2 से डिवाइड कर लें उसको, वैल्यू को। नो मैम, हम उसी कॉलम में if के बाद ब्रैकेट लगा करके जो डिजिट का हमें निकालना है वो डिजिट के साथ वो कंडीशन लगाएंगे। ये तो डिजिट हमने सिलेक्ट कर लिया, इसका निकालना है। अब यहाँ पर क्या कहेंगे? मैम डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड के लिए ऑब्लिक का साइन और 2, यस है ना। यस मैम। तो अगर ऐसा है तो क्या लिख दीजिए? तो लिख दीजिए इवन नंबर, इवन, यस मैम। नहीं तो लिख दीजिए ऑड नंबर, यस मैम। है ना। आप इसे करेंगे, एंटर करेंगे, तो देखिए ये तो इवन ही दे रहा है, और इनफैक्ट सभी में ये इवन दे रहा है।
क्यों दे रहा है ये सब में इवन? क्या गड़बड़? मैम कॉमा नहीं लगाया हमने। कहाँ कॉमा? तो सब जगह लगा है भैया। कॉमा नहीं लगाते तो एरर आ जाती, गलत आंसर नहीं आता है ना। कॉमा भी लगा है, सारे नियम भी पालन है, लगाई तो कंडीशन भी है। लेकिन देखिए एक्चुअली हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा हो। आपको याद होगा जब हमने बताया था कि ऑब्लिक ऑपरेटर जब हम यूज करते हैं तो ये हमें क्या रिटर्न करता है? ये रिटर्न करता है कोशेंट। तो हम यहाँ पर ये तो कह रहे हैं कि 2 से डिवाइड हो रही हो, लेकिन एक बात बताइए, ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 से डिवाइड नहीं होता? दुनिया में ऐसा कोई नंबर है जो 2 से डिवाइड नहीं होता? सारे नंबर डिवाइड होते हैं। लेकिन ये बात अलग है कि कुछ नंबर ऐसे हैं जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड होते हैं, पर कुछ नंबर ऐसे हैं जो केवल डिवाइड तो होते हैं पर पूरी तरह नहीं होते। तो हमें यहाँ पर ये नहीं कहना है कि नंबर 2 से डिवाइड होता हो, बल्कि ये कहना है कि नंबर 2 से पूरी तरह डिवाइड होता हो। पूरी तरह मतलब डिवाइड होने के बाद नीचे क्या बचना चाहिए? नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0। नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। 0। अब वो सबको और दे देगा। आप कह सही रही हैं, लेकिन एक्सेल में इस चीज को ऐसे लिख नहीं सकते, है ना। क्योंकि देखिए आपको हमने जब शुरू में ऑपरेटर्स बता रहे थे हम लास्ट क्लास में, जब हम बेसिक्स अपने डिस्कस कर रहे थे फंक्शन के, तो हमने ये बताया था देखिए कि जो ऑब्लिक ऑपरेटर होता है, अगर आप लिख देते हैं इज इक्वल टू 5/2, तो ये क्या रिटर्न करता है? ये कोशेंट रिटर्न करता है, यानी ऊपर क्या बचा। लेकिन आपको क्या देखना है? आपको ऊपर क्या आ रहा है उससे मतलब ही नहीं है। आप तो यहाँ पर ये देखना चाहते हैं कि पूरी तरह डिवाइड, यानी नीचे क्या बचा। और नीचे क्या बचा मतलब रिमाइंडर निकालना है। पर रिमाइंडर निकालने के लिए कोई भी ऑपरेटर है ही नहीं एक्सेल में। हमने ये भी बताया था कि पुराने वर्जन्स में, जो एक्सेल के इससे पुराने वर्जन 2003 तक चलते थे, उसमें एक ऑपरेटर जो जिसे हम परसेंटेज का साइन कहते हैं वो यूज होता था। तो अगर वो यहाँ पर होता, मतलब हम पुराने वर्जन पे काम कर रहे होते, तब हम ये कह सकते थे दिस डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0, तब तो कह सकते थे। लेकिन अब ये ऑपरेटर तो चलता नहीं है, अगर हम डालेंगे भी तो एरर आ जाएगी देखिए, क्योंकि अब जो हम करेंट वर्जन पे काम कर रहे हैं उसमें ये ऑपरेटर है ही नहीं। पर आपको साथ ही साथ ये भी बताया था कि ये ऑपरेटर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करने के बाद यदि रिमाइंडर निकालना है तो उसके लिए आपको एक्सेल में क्या मिलता है? एक फंक्शन मिलता है। कौन सा फंक्शन मिलता है? मॉड। ये बताया था कि मॉड एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपके नंबर को डिवाइजर से डिवाइड करता है और रिमाइंडर रिटर्न करता है, नीचे की वैल्यू क्या बची वो रिटर्न करता है। तो इसी के लिए यहाँ पहले मॉड फंक्शन हम इफ में यूज करेंगे। क्या कहेंगे? अगर मॉड करें इसका, किसके साथ? 2 के साथ, और वो जो वैल्यू आए यदि वो बराबर है 0 के, क्योंकि अब आपको इससे मिलेगा रिमाइंडर, और वो रिमाइंडर अगर 0 है तो नंबर इवन है, नहीं तो ऑड है। और अब आप इसे कंपेयर कर लीजिए, ये देखिए अपने आप इवन या ऑड नंबर्स आ जाएंगे। क्लियर है सबको? यस मैम। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया सबने? यस मैम। चलिए, अगर यहाँ पर कुछ क्लासेस के नाम लिखे होते, मतलब क्लास 10th लिखा होता और 11th लिखा होता, बस 2 ही क्लासेस लिखे हैं, सॉरी 10th लिखा और 12th लिखा है, जो बोर्ड के क्लासेस होते हैं। ये हैं यहाँ पे। अब मान लीजिए कह दिया कि स्कूल जो है, जो बच्चे 10th पास करके गए हैं उनको, और जो बच्चे 12th पास किए हैं उनको रिवॉर्ड देना चाहता है। स्कूल अपनी तरफ से स्टूडेंट्स को रिवॉर्ड दे रहा है, पर ये कह दिया गया भाई कि जिन बच्चों ने 10th पास किया है उनको रिवॉर्ड में दीजिए टैबलेट, और जिन बच्चों ने 12th पास किया उनको मान लीजिए दे दीजिए आईफोन। ठीक है, तो अगर अब यहाँ पे जिस बच्चे की क्लास के आगे 10th लिखा है उसको क्या देना है? उसको देना है टैबलेट, और जिसने ये किया है उसको देना है आईफोन। तो ये सब काम करने हैं तो कोई मेहनत करनी ही नहीं है। इज इक्वल टू इफ, क्या कहेंगे? यदि इस जगह पर लिखी हुई वैल्यू किसके बराबर है? 10th के बराबर,
लेकिन ये 10 ऐसे तो लिखा नहीं है 10, ये तो लिखा है रोमन नंबर में। तो रोमन नंबर हम इन्हें बोलते जरूर है, लेकिन है तो ये इंग्लिश का एक्स ही। तो अगर इंग्लिश के अल्फाबेट्स की बात करते हैं फंक्शन में जब भी, तो उसे डबल कोट्स में ही लिखते हैं, ऐसे कि अगर ये वैल्यू बराबर है किसके, एक्स के, तो क्या दे दीजिए, तो दे दीजिए टैबलेट, नहीं तो क्या दे दीजिए, नहीं तो दे दीजिए आईफोन, आईफोन दीजिए, आई मैक दीजिए, जो मर्जी हो दीजिए, कौन सा हमारे घर से जा रहा है। और ये लीजिए, 1 सेकंड में रिवॉर्ड आपने दे दिया बच्चों का, पूरी लिस्ट तैयार हो गई। रोल नंबर इसके पहले अगर लिखे होते तो इस हिसाब से जो है यहाँ पर काम हो जाता। तो इतना आसान होता है इफ फंक्शन की मदद से किसी भी तरह का निर्णय लेना, कुछ भी हो। आप खुद देख रहे होंगे, अभी आप एक बार जब खुद प्रैक्टिस करेंगे तब आपको एक्चुअली सही ढंग से समझ में आएगा, पर इतना तो आप देख ही रहे होंगे कि हाँ कितना इजीली हम ये सारे काम कर पा रहे हैं और सिर्फ छोटा सा एक फंक्शन लगा रहे हैं। हालांकि इफ की खासियत सिर्फ यही नहीं है कि गुड बैड या प्रॉफिट लॉस या पास फेल ही लिखा जाए, ये और भी हमारे लिए काम करता है। जैसे कि क्या काम करता है, ये हमें वैल्यूज पे कंडीशंस के बेसिस पर कैलकुलेशन करने में भी हेल्प करता है। कैलकुलेशन कैसे करते हैं, यहाँ पर सेल लिखी है और यहाँ पर लिखे हैं लोगों के नाम। अब हमें लोगों को देना था कमीशन, तो आपने जो सैलरी का डेटाबेस बनाया था उसमें तो हमने कहा था ऐसा करिए जो भी सेल किया उसका 5% कमीशन दे दीजिए लोगों को। लेकिन एक्चुअली कंपनी में ऐसी स्ट्रेटेजीज नहीं होती हैं, क्योंकि कंपनी में जो डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, कुछ लोग बहुत मेहनती होते हैं, बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग कम मेहनती होते हैं, ज्यादा काम नहीं करते हैं। और अगर कह दिया जाए भाई किसी ने 1000 की सेल की, उसे भी सेल का 5% दीजिए, और जिसने 20,000 की सेल की उसे भी सेल का 5% दीजिए, तो ये बात तो दूसरी है कि 1000 का 5% और 20,000 का 5% अलग है। पर फिर भी जिसने 20,000 की सेल की थी वो उसे क्या लगेगा, वो तो ये फील करेगा ना कि मुझे भी उसी कैटेगरी में रख दिया, मुझे भी 5% ही दे रहे हैं। तो वो भी अगले महीने से डीमोटिवेट हो जाएगा, कहेगा हम भी ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, 5% तो मिलना है, तो ठीक है हम 10-12 हजार सेल करेंगे, उसके बाद मेहनत नहीं करेंगे। तो ऐसे क्या होता है कि स्टाफ डीमोरलाइज हो जाता है, डीमोटिवेट होता है। और हमें हमेशा ऐसे लोगों को मोटिवेट और इंस्पायर करके रखना है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे से अच्छा काम करें। और दूसरा, जो कम मेहनत कर रहा है उसको भी तो ये इंस्पिरेशन मिले कि भैया हाँ हम भी ज्यादा मेहनत करेंगे तो हमें भी हमारी सेल का ज्यादा % मिलेगा। अब आपसे ये कह दिया गया अगर कि जिन लोगों ने, मान लीजिए यहीं पर कह दिया, कंडीशन दे दी कि जिन लोगों ने सेल की है 20,000 से कम या 20,000 तक की सेल की है, यानी सेल की वैल्यू 20,000 या उससे कम है, तो उनको तो सेल का दीजिए बस 5%। लेकिन जिन्होंने इससे ऊपर सेल की है, यानी 20,000 से 1 रुपए की भी सेल की है और उससे ज्यादा की है, तो उसको दीजिए सेल का 25%। तो अब जाहिर सी बात है कि 20,000 से कम जिन लोगों ने सेल की है वो अगले महीने और मेहनत करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि सेल का 25% मिलने वाला है। तो अगर हम 1 लाख कर देंगे तो 25,000 हमारे हाथ में ही आ जाएंगे। तो ये मोटिवेशन और यही स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज कंपनीज फॉलो करती हैं। पर अब क्या है, अब आपके लिए तो 2 चीजें हो गई कि अगर सेल की वैल्यू इतनी है तो इतना % करिए, अगर इतनी है तो इतना % करिए। तो ऐसे अगर आपको काम करना हो तो इसमें जो है आपको कैसे करना होगा, यहाँ पर फिर यही कहेंगे कि अगर सेल की वैल्यू कम है या बराबर है किससे, 20,000 से, तो कितना % देना है, 5%। लेकिन अब 5% ऐसे यहाँ पर लिख नहीं देंगे डबल कोट्स में, अगर ऐसे लिख देंगे तो 5% प्रिंट हो जाएगा, जबकि हमें तो 5% निकालना है, कैलकुलेट करना है कि यहाँ पर कैलकुलेट हो जाए, सेल का 5% यहाँ आ जाए या 25% आ जाए। तो उसके लिए यहाँ पर अब ये गुड बैड प्रॉफिट लॉस लिखना नहीं था, इसलिए डबल कोट्स नहीं लगाएंगे, बल्कि पूरा अपना जो कैलकुलेशन का पैटर्न है वो डालेंगे। कैसे, इसका 5% मतलब इसी को सिलेक्ट कीजिए इंटू 5%। एक्सप्रेशन पूरा लिखेंगे, डबल कोट्स नहीं लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। नहीं तो क्या करिए, नहीं तो इसी की वैल्यू सिलेक्ट करेंगे फिर से उसी सेल की, इंटू 25%, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। देखिए हम क्या कह रहे हैं, यदि यहाँ पे लिखी हुई वैल्यू कम है या बराबर है 20,000 के, तो इस सेल का 5% निकालिए।
नहीं तो इसी सेल का 25% निकालिए। आपको कैलकुलेटर या किसी भी उसकी जरूरत नहीं है, सीधे सीधे उठाइए और काम आपका हो गया। अब जिनकी जिनकी वैल्यू 20,000 से ज्यादा है उनका तो 25% आ गया है, जिनकी वैल्यू 20,000 से कम है उनका 5% उन्हें मिलने वाला है। ये देखिए, इसने 1 रुपए की ज्यादा सेल कर दी तो इसे सेल का जो है 25% मिल गया। यही अगर इसको मान लीजिए ये 19,999 करता तो देखिए इसको सेल का सिर्फ 5% मिलने वाला था। तो इस तरह से जो है कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप रिमार्क या रिवॉर्ड या पास फेल या प्रॉफिट लॉस ही लिखें, आप इस तरह का काम भी कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग प्लीज ले लीजिएगा। तो ये देखा आपने, इफ से बहुत चीजें हो रही हैं, आप ये कितना चीजें कर रहे हैं, मतलब सारी आपकी जो है हो रही हैं अभी ऐसे ही। ये तो आपने अभी एक ही कंडीशन लगाई है, लेकिन इफ में एक नहीं, एक से ज्यादा कंडीशंस भी लगाई जा सकती हैं, खाली एक कंडीशन नहीं होती है। और यही खासियत है इफ फंक्शन की, यही ब्यूटी है इसकी। आप एक कंडीशन लगा करके कुछ लिख रहे हैं, रिमार्क या कुछ दे रहे हैं, कमेंट दे रहे हैं, या आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, और साथ ही साथ आप एक से ज्यादा कंडीशंस भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करते हैं, कहाँ जरूरत पड़ती है, वो हम बता रहे हैं। जैसे हमने यहाँ कहा था कि भाई ये तो ठीक है कि परसेंटेज के बेसिस पर आपने पास फेल डिक्लेयर किया, लेकिन आज पास फेल तो कोई होता ही नहीं है, आजकल तो ग्रेड्स मिलती हैं। तो ग्रेड्स के लिए अगर हम कह दें कि मान लीजिए हमारे भी कुछ क्राइटेरिया हैं, जैसे 50% से कम ग्रेड है, 50% से कम मार्क्स है अगर किसी बच्चे के, तो उसको ग्रेड दे दीजिए एफ। अगर 50% से लेकर के 54.99% तक है तो उसे ग्रेड दे दीजिए डी। 55 से लेकर के 64.99% तक है तो उसे दे दीजिए सी। 65% से लेकर के 74.99% है तो उसे दे दीजिए बी। 75% से लेकर के 84.99% है तो ए। और यदि किसी के इससे भी ज्यादा है, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 85% नंबर है, तो उसको मान लीजिए दे दीजिए ग्रेड एस। आपके नाइलिट के जितने भी कोर्स प्रोग्राम्स होते हैं, चाहे वो ट्रिपल सी हो, ओ लेवल हो, ए लेवल हो, सब में ग्रेडिंग का यही सिस्टम होता है। यानी अगर आप नाइलिट का कोई एग्जाम देते हैं और आपकी ग्रेड, ईश्वर ना करे, पर किसी की ग्रेड अगर आती है एफ, इसका मतलब वो फेल है, उसे दोबारा एग्जाम देना है। और बाकी ये सब ग्रेड्स हैं। तो अगर बी ग्रेड किसी की आती है तो उसे पता है भाई मेरे जो परसेंटेज है वो 65 से 74.99 के बीच में कहीं आए। किसी की अगर एस ग्रेड आती है तो वो समझ जाता है कि भाई हमने 85% या उससे ज्यादा के परसेंटेज स्कोर किए हैं, क्योंकि एस ग्रेड जो होती है वो यहाँ पर सुपीरियर ग्रेड होती है। तो अब आपको भी परसेंटेज के बेसिस पर अगर ग्रेड्स निकालनी है तो कितनी कंडीशंस हैं आपके पास यहाँ पर, टोटल 6 कंडीशंस हैं। एक कंडीशन नहीं अब कि अगर इतना था तो पास करो, नहीं तो फेल करो। अब आपके पास है टोटल 6 कंडीशंस। तो इन टोटल 6 कंडीशंस को लिखने का तरीका आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ये तरीका अगर सही से पता है तो सारा काम सही हो जाएगा, नहीं तो पूरा का पूरा काम गलत हो सकता है। तो हम आपको बता रहे हैं, पहले लिख के दिखा रहे हैं। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर फंक्शन तो अपना लगाएंगे ही, और ये बात यहीं पे दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि 6 कंडीशन है तो इसका मतलब फंक्शन भी कई बार लिखा जाएगा, खाली एक बार इफ फंक्शन लिख के काम नहीं हो सकता। तो जब फंक्शन आपको एक से, मतलब कंडीशन जब आपके पास एक से ज्यादा होती है तो फंक्शन भी कई बार लिखना होता है। उतनी ही बार लिखते हैं जितनी कंडीशन है, पर एक के अंदर एक करके लिखते हैं। एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, फिर उसके अंदर फिर फंक्शन, ऐसे लिखते जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को एक्सेल में या कहीं भी जहां फंक्शंस यूज करते हैं उसको कहते हैं हम नेस्टिंग ऑफ फंक्शंस। यानी हम फंक्शन की नेस्टिंग कर रहे हैं, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन डाल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं नेस्टिंग। तो यहाँ भी हम इफ को नेस्टिंग करके यूज करेंगे। सबसे पहले हम छोटी वैल्यू से चलेंगे, छोटी से बड़ी की तरफ चलते हैं। तो हमने कहा अगर इस सेल में लिखी हुई वैल्यू कम है, किससे, 50% से, ऐसे बिल्कुल बाकायदा वही फॉर्मेट लिया, तो क्या ग्रेड दे देनी है, एफ लिखना है, तो इसीलिए डबल कोट्स में लिखा। अब अगली कंडीशन है कि उसकी परसेंटेज इसके बीच में होनी चाहिए, तो फिर यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और ब्रैकेट नहीं बंद करेंगे बल्कि नया फंक्शन यहीं पर लिखेंगे फिर से, कि यदि इस सेल की वैल्यू, ब्रैकेट खोला फिर से, और इस सेल की वैल्यू कम है या बराबर है किससे,
54.99% के। तो एक्सेल इतना स्मार्ट सॉफ्टवेयर होता है कि वो खुद ही समझ जाता है कि इससे पहले यदि 50% से कम की बात हुई है, यानी 49.99 तक के बच्चों की एफ पर ग्रेड आनी है, तो अब अगर 54 कह रहे हैं यानी 50 से 54.99% की बात हो रही है, और अगर ऐसा है तो क्या ग्रेड दे दीजिए, डी। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर कहेंगे यदि इस सेल में लिखी वैल्यू कम है या बराबर है किसके, 64.99% के, तो क्या ग्रेड दे दीजिए, सी। फिर नया फंक्शन लगाएंगे, इफ इस सेल में लिखी वैल्यू कम है या बराबर है किसके, 74.99% के, तो क्या ग्रेड दे दीजिए, बी। फिर कहेंगे यदि इस सेल में लिखी हुई वैल्यू कम है या बराबर है किसके, 84.99% के, तो दे दीजिए ए। अब बची आखिरी कंडीशन। तो आखिरी कंडीशन के लिए इफ फंक्शन नहीं लगाते हैं, बल्कि क्या कह देते हैं, कॉमा लगा करके सिर्फ वैल्यू दे देते हैं। तो एक्चुअली हम इस फंक्शन के थ्रू कहना क्या चाह रहे हैं कि यदि ये बात सच है तो ये कीजिए, ये बात सच है तो ये कीजिए, ये बात सच है तो ये कीजिए, ये सच है तो ये कीजिए, ये सच है तो ये कीजिए, नहीं तो ये कीजिए। तो नहीं तो में लास्ट वाली कंडीशन आ जाती है। और देखिए अभी तक तो हमने सिर्फ ब्रैकेट खोले हैं, अब लास्ट में एक बार में सारे ब्रैकेट बंद किए जाएंगे, गिन के जितने खोले गए हैं ब्रैकेट उतने ही बंद किए। ये देखिए एक ब्रैकेट ये खुला था, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये। तो लास्ट में हमने 5 ब्रैकेट बंद किए और हम ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे और बस अब हम यहाँ पर देखिए इस चीज को अपने कंटेंट पर डाल देंगे। और देखिए अपने आप कुछ आपको सोचना ही नहीं है। 92.80 तो 92 वाले को कितनी मिलनी चाहिए, एस। 63 इसकी कितनी परसेंटेज है, 63, तो 63 वाले को कितनी मिलनी चाहिए, इसको मिलनी चाहिए सी। ये देखिए सी ग्रेड है, माने आप कुछ करना ही नहीं है। 49.20 50 से कम फेल। 73% है, बी ग्रेड। देखते हैं क्या क्या 73 वाले की बी आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। मैम हाँ मैम एक बात, हाँ बता रही हूँ, अभी बता रही हूँ, एक मिनट। इस तरह से जो कंडीशंस जब होती हैं और आपको कंपैरिजन करना होता है तो आप नीचे से ऊपर की तरफ माने असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं। हालांकि ये कोई नियम नहीं है, आप उल्टा भी चल सकते थे कि किसी की परसेंटेज यदि 85 से बड़ी है, बराबर है, तो एस दीजिए, अगर इसके बीच में है तो ए दीजिए, अगर ये है तो बी दीजिए। लेकिन सही तरीका, आसान तरीका ये होता है कि आप छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ चलते हैं। देखिए हमने क्या कहा सबसे पहले कि यदि इस सेल में लिखी हुई वैल्यू 50% से कम है तो उसको क्या ग्रेड दे दीजिए, एफ। उसके बाद में हमने ये कंडीशन लगाई कि इफ K2 इज लेस देन इज इक्वल टू 54.99%। अपनी कंडीशन को अगर हम देखें तो देखिए वैसे तो ये एक रेंज थी 50 से 54.99, लेकिन यहाँ हमने 50 का जिक्र नहीं किया बल्कि 54.99 किया। क्यों? क्योंकि एक्सेल अपने आप ही इस वैल्यू से इस वैल्यू तक की रेंज मानता है, वो खुद मान लेता है इस चीज को। तो इसीलिए 54.99 पे कौन सी ग्रेड देनी है, बी। तो किसी की भी परसेंटेज 50 से 54.99 के बीच में आई होगी तो उसको ग्रेड मिली होगी डी। फिर अगला कहा था कि 55 से 64.99, तो इसीलिए अगला फंक्शन यहाँ पे लगाया कि अगर इसकी वैल्यू 64.99% से कम हो। अब 64.99% का मतलब ही हो गया कि 54.99 तक तो यही आ रहा है, इज इक्वल टू है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे लिखा है तो कहाँ से शुरू हुआ, 55 से। 55 से 64.99 के लिए क्या है, ये है। फिर 65 से 74.99 के लिए क्या है, ये है। 75 से 84.99 के लिए क्या है, ये है। अब बची आखिरी कंडीशन, तो आखिरी के लिए इफ फंक्शन नहीं लगाया, कॉमा लगाया और अपना जो भी रिमार्क हमें देना था वो हमने दे दिया। तो ये तरीका होता है। एक बार आप इसको समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा दोबारा से। कोई प्रॉब्लम है तो हमें अगली क्लास में बताइएगा। ये क्राइटेरिया भी यहाँ लिख दे रहे हैं और ये फंक्शन भी यहाँ लिख दे रहे हैं, आप चाहें तो इतने हिस्से का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ऐसे यहाँ पर हमने तो 6 कंडीशन लगाई हैं। एक समय था जब इफ फंक्शन में मैक्सिमम 7 कंडीशंस लगाई जा सकती थी, पर आज जो वर्जन आप यूज करते हैं, चाहे वो 10 हो, 13 हो या उसके बाद का भी, तो अब उसमें कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी भी कंडीशंस लगा सकते हैं। बस आपको चीजों को सही ढंग से लिखना आना चाहिए। अगर आप चीजों को सही ढंग से लिखना जानते हैं फंक्शन में, तो आप डिजायर्ड आउटपुट मिलने में आपको कोई समय नहीं लगेगा और आप फंक्शन को अप्लाई कर लेंगे। बस नहीं तरीका पता
तो फिर आप कंफ्यूज होते रहेंगे, परेशान होंगे। तो इसको एक बार बहुत ध्यान से, अभी तो स्क्रीनशॉट लिया है, इसी को कंप्यूटर पे लिखिएगा, कॉपी में ऐसे लिख के देखिएगा और तब समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि फिर भी ना समझ में आए तो बताइएगा, तो हम आपको कल उसे फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है सबको, इतना अभी तो फिलहाल तो समझ में आया है। Yes, ma'am. बाकी तो जब आप लोग देखेंगे और प्रॉब्लम आएगी तो आप हमें नेक्स्ट सेशन में बताइएगा, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि कितने लोग अभी यूट्यूब के वीडियोस देख रहे हैं? मैम मैं देखती हूँ। अच्छा आप देख रही हैं। यस चलिए मैम। जब आप देखती हैं तो कोई रिव्यू दे दिया करिए, ताकि पता चल जाए कि हाँ आपने वीडियो देखा है। और देखिए वीडियो देखने के लिए जो आपको हम लोग फोर्स करते हैं, हम सब लोग नाइटेक में जितने भी फैकल्टी हैं आपको हमेशा कहीं ना कहीं बोलते रहते हैं आप वीडियो देखिए। उसके पीछे Yes, देखिए दो रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि वो वीडियो आप लोगों के लिए बनाए जाते हैं, नहीं तो सिर्फ एक लाइव क्लास हो गई, दैट्स ऑल, आई एम डन विद माई सेशन, मेरा काम हो गया है ना। लेकिन वीडियो बना करके यूट्यूब पे डालने के पीछे रीजन यही है कि कभी कभी कोई डाउट रहता है, या आप कम से कम उसे 1 या 2 बार रिव्यू करें, ताकि वो एक तरीके का आपका रिवीजन हो। और जो चीज शायद क्लास के समय छूट गई हो, स्किप हो गई हो, कोई फोन कॉल आ गई, मिस हो गई, या शायद ध्यान हट गया, नहीं ध्यान दिया, तो वो कम से कम उस रिवीजन क्लास में हम देख सकें कहीं पे। दूसरी चीज ये कि 2-3 बार एक चीज को जब आप बार बार देखेंगे तो कहीं कुछ डाउट्स जो नहीं क्लियर हुए थे पहले, वो यूं ही क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग प्लीज उन वीडियोस को देखिए। अब सब्सक्रिप्शन तो सभी ने कर लिया होगा, कि कोई ऐसा भी है जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल? कोई ऐसा है जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी? बिल्कुल सही बात है। मैम सब्सक्राइब कर लिया है। हाँ आप लोगों ने तो कर ही लिया हो, तो चैनल सबका सब्सक्राइब्ड है। आप जाइए, आपको नोट उसमें दिखेंगे, आपको जो है डेट वाइज आपको सारे CFM वाले वो वीडियोस हैं, CFM के नाम से मिलते हैं, है ना। तो आप देखिए और 1-2 रिमार्क दीजिए। रंजीव का मैंने देखा, रंजीव ने रिमार्क दिया है, मैंने देखा है उनका। तो आप लोग भी बाकी लोग प्लीज रिमार्क दीजिए, ताकि पता चले कि हाँ आप लोगों ने ये वीडियो देखा है, और देखने से आपको उससे एडवांटेज होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है, देखिए हम यहाँ पर कभी इस डिनाइल में नहीं होते कि हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे। हम तो इनफैक्ट अपने बच्चों को मोटिवेट करते हैं हमेशा इस बात के लिए कि यू कम विद योर प्रॉब्लम्स एंड आई एम हियर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। बट द थिंग इज कि प्रॉब्लम तो तभी होगी ना जब आप चीजों को समझोगे, आप थोड़ा टाइम दोगे। जब तक टाइम नहीं देंगे तब तक आपकी प्रॉब्लम जनरेट ही नहीं होगी। और क्लास करने के बाद अगर आपको लगता है हाँ सब समझ में आ गया है, तो वो उतनी देर तो समझ में आया है। पर अगर हम 2 घंटे के बाद आपसे ही कोई क्वेश्चन रखेंगे तो शायद आप सही से उस चीज को नहीं बता पाएंगे। तो इसीलिए हर वीडियो को कम से कम 1 या 2 बार आप देखें, ताकि अच्छे से चीजों को आप समझ पाए। और ये इसलिए नहीं है कि आप कोई एग्जाम क्लियर करें या आपका सिलेक्शन हो जाए, बिल्कुल भी नहीं। हमारा आप लोगों को पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव हमेशा ये होता है कि जब भी कभी आप काम करें, जब आपका परफॉर्मेंस का टाइम आए, तो आप टॉप पोजीशन पर हो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, लोग आपको आइडियल माने और आपका एग्जाम्पल सेट हो कि हाँ भाई काम करो तो ऐसा करो, ना कि आप उस समय पर बगले झांके कि भैया मुझे ना मिले तो ज्यादा अच्छा है, मैं तो एक्सेल में नहीं कर पाऊंगा या मैं तो नहीं कर पाऊंगी। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। हमारा स्टूडेंट एक मतलब सबसे आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले उस चीज में और बिल्कुल बेस्ट परफॉर्मेंस करके दिखाए। ठीक है चलिए, तो फिर आज के लिए सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। कल ये हमारा जो है एक्सेल के फंक्शंस का लास्ट हो जाएगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम है हम वो भी क्लैरिफाई कर देंगे। आप इफ के अलावा बाकी जो फंक्शन बताएं उनको भी एक बार रिव्यू कर लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो बताइएगा। नहीं तो कल जहां तक है फंक्शन खत्म हो जाएंगे, और फ्राइडे को एक्सेल का लास्ट हमारा सेशन होगा जिसमें हम कुछ और जो टॉपिक्स बचे हैं वो कराएंगे। तो होपफुली इस वीक तक हमारा जो है ये खत्म हो रहा है, और नेक्स्ट वीक से आई विल स्टार्ट विद माय न्यू पैकेज दैट इज पावर पॉइंट। Okay then, that's all for the day. Thank you, ma'am. Take care. थैंक यू मैम। Okay. Thank you, ma'am. Bye bye.